कभी सोचा है कि इंसान जैसा सोचता है, महसूस करता है और बर्ताव करता है, वो वैसा क्यों करता है? आज हम इंसान के मन की गहराइयों में उतरेंगे और उन थ्योरीज को जानेंगे जिन्होंने हमारे खुद को समझने का नजरिया ही बदल दिया। सोचिए, किसी थॉट या फीलिंग को पकड़ने की कोशिश करना हवा को मुट्ठी में बंद करने जैसा है ना? मुश्किल काम है। बस इसी एक चैलेंज ने साइकोलॉजी के फील्ड को जन्म दिया, क्योंकि उस दौर के थिंकर्स ने इस अनदेखी दुनिया को समझने के रास्ते खोजने शुरू कर दिए थे। तो चलिए, तैयार हो जाइए। हम साइकोलॉजी के एवोल्यूशन की एक तेज रफ्तार जर्नी पर निकलने वाले हैं। और हमारी शुरुआत होगी बिल्कुल शुरू से, जहां साइकोलॉजी ने एक साइंस के तौर पर अपना पहला कदम रखा था। चलिए जरा 19वीं सदी के आखिर में चलते हैं। उस वक्त मन या माइंड फिलॉसफी का एक रहस्य हुआ करता था। फिर कुछ हिम्मत वाले थिंकर्स ने फैसला किया कि इसे लैब में लेके जाया जाए, ये देखने के लिए कि क्या चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स को खोजा जा सकता है। तो पहला स्कूल ऑफ थॉट था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म मन को एक, कह सकते हैं, एक जटिल मशीन की तरह देखता था, जिससे उसके छोटे छोटे पुर्जों में खोला जा सकता है। विल्हेम वुंट इसके फाउंडर थे और उनकी टीम ये समझना चाहती थी कि हमारी चेतना आखिर किस चीज से बनी है। अच्छा, इनका तरीका था इंट्रोस्पेक्शन, और ये सिर्फ अपने अंदर झांकने से कहीं ज्यादा था। ये मन को साइंटिफिकली स्टडी करने की एक जबरदस्त कोशिश थी। इसमें लोगों को ट्रेन किया जाता था कि वो किसी भी स्टिमुलस, जैसे कि घड़ी की टिक टिक पर, अपने मन में आने वाली पहली एकदम रॉ फीलिंग्स और सेंसेशंस को डिस्क्राइब करें। ये साइकोलॉजी का पहला कदम था, मन को नापने की पहली कोशिश। लेकिन बहुत जल्दी ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। विलियम जेम्स जैसे थिंकर्स ने कहा, भाई मन के हिस्सों की लिस्ट बनाना तो ऐसा है जैसे हम कार के सारे पार्ट्स गिना दें, पर ये ना पूछें कि कार करती क्या है। वो ये जानना चाहते थे कि मन का मकसद क्या है, ये हमें अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में कैसे मदद करता है। बस इसी क्यों के सवाल से जन्म हुआ फंक्शनलिज्म का। और यहीं से साइकोलॉजी की असल जंग शुरू हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में दो बड़े, कह सकते हैं, जायंट्स मैदान में उतरे। दोनों के पास मन को समझने का एकदम अलग नजरिया था। एक ने मन की गहराइयों में छिपे अंधेरे को देखा, तो दूसरे ने मन को देखने से ही इनकार कर दिया। तो एंट्री होती है सिगमंड फ्रॉइड की, वो इंसान जिसने ये बताया कि असल में हम अपने मालिक खुद नहीं हैं। उनका आइडिया रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि हमारा ज्यादातर बर्ताव अनकॉन्शियस माइंड से चलता है, यानी छिपी हुई इच्छाओं, डरों और यादों का एक बहुत बड़ा भंडार। इसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने फ्री एसोसिएशन जैसी टेक्निक्स बनाई, जहां मरीज बिना सोचे समझे जो भी मन में आए बोलते जाते थे। अनकॉन्शियस का ये कॉन्सेप्ट एक आइसबर्ग जैसा था। फ्रॉइड का मानना था कि हमारा कॉन्शियस माइंड तो बस पानी के ऊपर दिखने वाली छोटी सी चोटी है, जबकि असल विशाल ताकतवर अनकॉन्शियस माइंड सतह के नीचे छिपा है, और वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है, वो भी बिना हमें पता चले। अब फ्रॉइड की इस गहरी खुदाई के ठीक ऑपोजिट थे बिहेवियरिस्ट्स। उन्होंने कहा, एक मिनट, अगर किसी चीज को हम देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तो वो साइंस नहीं है। जॉन बी वॉटसन और बी.एफ. स्किनर के लिए साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ एक चीज की स्टडी थी, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी ऐसा बर्ताव जो देखा जा सके। तो ये दो एकदम अलग रास्ते थे। क्या मन के अंदर छिपी बातों का पीछा किया जाए, या सिर्फ उस पर फोकस किया जाए जो आंखों के सामने हो रहा है? और ये बहस दशकों तक साइकोलॉजी की दुनिया पर हावी रही। साइको एनालिसिस के पेसिमिज्म और बिहेवियरिज्म के मैकेनिकल नेचर से कुछ लोग खुश नहीं थे, तो थिंकर्स की एक नई लहर सामने आई। उनका सवाल था, क्या इंसानी तजुर्बा सिर्फ अनकॉन्शियस लड़ाइयों या बाहरी इनाम और सजा का नतीजा है? उन्हें ऐसा नहीं लगता था, और इसी डिसकंटेंट से दो नए रेवोल्यूशंस का जन्म हुआ। ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी में थर्ड फोर्स बनकर उभरा। इसने फ्रॉइड और स्किनर दोनों के डिटर्मिनिस्टिक विचारों को नकार दिया। कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो जैसे पायनियर्स ने कहा कि इंसान कोई टूटी हुई मशीन नहीं है जिसे ठीक करना है, बल्कि वो कुदरती तौर पर ग्रोथ और सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ता है। इनकी फिलॉसफी का कोर कॉन्सेप्ट था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी पूरी काबिलियत को हासिल करने की अंदरूनी चाह। ह्यूमनिस्ट के लिए साइकोलॉजी का मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं था, बल्कि लोगों को एक पूरी मीनिंगफुल और ऑथेंटिक जिंदगी जीने में मदद करना था। इसी दौरान एक और रेवोल्यूशन भी चल रहा था। याद है, बिहेवियरिस्ट्स ने मन को एक ब्लैक बॉक्स कहकर खारिज कर दिया था। खैर, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स ने उस बॉक्स को दोबारा खोलने का फैसला किया।
कंप्यूटर के आने से इंस्पायर होकर उन्होंने कहा कि हम माइंड को साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं अगर हम उसे एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर की तरह देखें। ये मॉडल एक गेम चेंजर साबित हुआ। अचानक साइकोलॉजिस्ट्स मेमोरी, अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ों को स्टडी करने लगे। कैसे? उन्हें इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल के स्टेप्स में तोड़ के। इसने हमें एक ब्लूप्रिंट दिया कि हमारा दिमाग सोचता कैसे है। अब आते हैं आज के दौर में, जहां नई टेक्नोलॉजी हमें उस बायोलॉजिकल हार्डवेयर को देखने का मौका देती है जो हमारे मेंटल सॉफ्टवेयर को चलाता है। ये पर्सपेक्टिव हमें सीधा सोर्स तक ले जाता है। हमारा ब्रेन स्कैनिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट्स ये पता लगा सकते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से लैंग्वेज या इमोशन से जुड़े हैं। वो ये भी स्टडी करते हैं कि हार्मोन्स और जेनेटिक्स जैसी चीज़ें हमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव कैसे बनाती हैं। मतलब ये माइंड और बॉडी के बीच के गैप को भर रहा है। तो ये थी साइकोलॉजी के इतिहास की एक तेज तर्रार यात्रा। पर इसका मतलब क्या है? इन सब अलग अलग थ्योरीज के साथ आज हम इंसानी बर्ताव को समझते कैसे हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब ये एक थ्योरी वर्सेस दूसरी वाली लड़ाई नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाती है। इन थ्योरीज को एक दूसरे का दुश्मन समझने के बजाय इन्हें एक मैकेनिक के टूल किट की तरह सोचिए, जिसमें हथौड़ा भी है, पाना भी है और पेचकस भी, और हर औजार एक अलग काम के लिए बेस्ट है। जैसे एंजाइटी से जूझ रहे किसी इंसान की मदद करने के लिए एक थेरेपिस्ट कॉग्निटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चैलेंज कर सकता है, बिहेवियरिज्म से रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा सकता है, और शायद साइको एनालिसिस का इस्तेमाल करके ये समझ सकता है कि एंजाइटी की जड़ें बचपन के किसी एक्सपीरियंस में तो नहीं है। मकसद पूरी पिक्चर को समझना है। साइकोलॉजी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो लगातार लिखी जा रही है। जैसे जैसे हम ब्रेन और बिहेवियर के बारे में ज़्यादा जानेंगे, यकीनन नए पर्सपेक्टिव सामने आएंगे, और यही तो इस फील्ड को इतना एक्साइटिंग बनाता है। मन का नक्शा हमेशा बड़ा होता जा रहा है और हमें एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा नई जगह मिलती रहती हैं।